देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सिद्धार्थनगर से है। बोर्ड परीक्षा को लेकर जहां परीक्षार्थियों की चिंताएं बढ़ जाती हैं, वहीं परीक्षा को सच्चतापूर्ण संपन्न कराना प्रशासन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होता है। ऐसे में प्रशासन परीक्षा से पहले हर पहलू पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेती है। इसी क्रम में यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर जनपद सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिले में कुल 119 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनको सीसीटीवी कैमरों जैसे आधुनिक तकनीकी से लैस कर दिया गया है। सर्विलांस और पुलिस फोर्स की निगरानी में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं सेंटरों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित कर ली जाए और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर कुल 65,569 परीक्षार्थी भाग लेंगे। और साथ ही मीडिया से बात करते हुए प्रधान अध्यापक एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटर कॉलेज सैफुद्दीन मालिक ने बताया है कि शासन के मंशा के अनुरूप तैयारी पूरी कर ली गई है। और साथ ही तैयारी की विशेष जानकारी देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि शासन के मंशानुरूप नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के तहत जिले में क्या तैयारियां की गई हैं और नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर क्या क्या आपकी तरफ से जो बनाए गए हैं दस्ते, कितने बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं, एक छोटी सी जानकारी सर। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए प्रशासन स्तर पर जनपद स्तरीय जो टीम बना ली गई है। 6 सचल दस्ते बनाए गए हैं और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो इसकी बैठक कराई जानी है, लोहिया कला भवन केंद्र बैठक परसों होगा। और उस बैठक में जोनल मजिस्ट्रेट, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक सभी लोग जो हैं कंपल्सरी रूप से वहाँ पर उपस्थित होंगे और परीक्षा से संबंधित जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, और भी जो एक्सपर्ट लोग रहेंगे उनको भली भांत जो है उसको संज्ञानित करेंगे वो लोग, और परीक्षा की शुचिता और उसकी जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रख करके अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। परीक्षा में लगभग जो है 65,569 बच्चे जो है सम्मिलित हो रहे हैं। उन बच्चों से उनके परीक्षा दिलाने के लिए जो निर्देश, जो गाइडलाइन है, बच्चों को सेंटर में एंट्री कराते वक्त उसकी पूरी ध्यान रखी जाएगी। कोई भी बच्चा मतलब इस तरह से नकल या ऐसे कोई पर्ची या इस तरह से कोई जो है अपने साथ न ले जाने पाए, जिससे कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो। सर, कल से जो है बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है 11, 10 और 12 की। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर क्या व्यवस्था की गई है आपके विद्यालय में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप आए और विद्यालय की तैयारियों के बारे में जायजा लिए। मैं सैफुद्दीन मलिक, प्रधानाचार्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटर कॉलेज बढ़नी, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर। जैसा कि आपने पूछा कि कल से बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू हो रही है, तो उसके लिए क्या तैयारियां आपने की हैं? तो शासन के मंशा रूप सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। बच्चों को बैठाने के लिए मिक्सअप जैसा शासन का मंशा है कि मिक्स सिटिंग प्लान बनाना, सिटिंग प्लान बना लिया गया है। और जो बच्चे अपने यहाँ इनरोल्ड थे उनको प्रवेश पत्र वितरित कर दिया गया है। और जो दिशा निर्देश थे छात्रों के लिए, जैसे उनको आधार कार्ड, अपना एक पहचान पत्र वहाँ ले जाने के लिए और कॉपी के प्रत्येक पेज पर अनुक्रमांक लिखना, ये दिशा निर्देश बच्चों को दिया जा चुका है। बच्चों पर निगरानी के लिए किस तरीके की व्यवस्था है नकल विहीन परीक्षा को लेकर? बच्चों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक कक्ष में 2-2 कैमरे वॉइस रिकॉर्डर युक्त लगाया गया है और 2-2 कक्ष निरीक्षक एक कमरे में रहेंगे। बाकी आंतरिक सचल दल भी हमारा सक्रिय रहेगा नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए। खबर औरैया से, जहां अजीतमल कोतवाली पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। हत्या की घटना का किया सफल खुलासा। विगत 14 फरवरी को खेत की रखवाली कर रहे थे किसान का खेत शव में मिला। पुलिस को घटनास्थल से मिली थी मिर्ची पाउडर का पैकेट। घटना के खुलासे में लगी पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर मिली है सफलता। प्रेम संबंध की जानकारी मिलते ही मृतक अर्जुन ने अपनी बहन को डांटा और फटकारा था और साथ ही बहन को फोन में भी ले लिया था। और साथ ही जिससे गुस्साए आरोपी भानु ने खेत की रखवाली कर रहे किसान अर्जुन की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर ईंट और टॉर्च से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के उपरांत हत्यारे ने मृतक के फोन से मृतक के परिजनों को जानकारी दी कि जानवर ने टक्कर मार दी है, जिसके चलते अर्जुन की हुई है मौत।
2026 को कंट्रोल रूम को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि अजीतमल थाना अंतर्गत गांव अमौता में गेहूं के खेत में एक युवक का शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल अजीतमल पुलिस मौके पर पहुंची। पता चला मृतक का नाम अर्जुन सिंह पुत्र दुर्गा सिंह, उम्र 35 वर्ष, ग्राम अमौता के रहने वाले हैं। तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया और मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए कई टीमें बनाई गई, जिसमें स्वाट टीम, सर्विलांस टीम व अजीतमल थाने की टीम अलग अलग कार्य कर रही थी। आज दिनांक 17/2/2026 को घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त भानु उर्फ दुर्पत सिंह पुत्र उमेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतक अर्जुन की बहन से अभियुक्त की मित्रता थी और दोनों में आपस में बातचीत होती थी, जिसकी जानकारी अभियुक्त के विषय में मृतक अर्जुन को हो गई, जिससे अर्जुन ने अपनी बहन को इस बात को लेकर समझाया, डांटा और उसका मोबाइल भी रख लिया। इस बात से अभियुक्त भानु नाराज था और उसने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। उसे पता था कि अर्जुन खेत की रखवाली के लिए रात में खेत पर ही सोता है। वह जो है दिनांक 13-14 की रात में खेत पर गया। इसकी आहट से जब अर्जुन जग गया तो उसने मिर्च पाउडर उसकी आंख में डालते हुए एक ईंट से उसके सर पर वार किया, जिससे वो गिर गया। उसके बाद उसको दबोचकर टार्च से उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अभियुक्त वहां से फरार हो गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद टार्च, एक अदद ईंट और 2 मोबाइल फोन उसके कब्जे से बरामद किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई पर खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होंगी। बोर्ड पेपर के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जहां एक तरफ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया ट्रिपल लॉक सिस्टम के तहत संचालित की जा रही है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के बीच की ही परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में डबल और ट्रिपल लॉक अलमारियों में सुरक्षित रखा जा रहा है। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 112 स्टैटिक मजिस्ट्रेट शामिल है। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और साथ ही DIOS सुनील दत्त ने बताया कि परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। 6 जोनल 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं और सभी 112 केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। डियर साहब, बोर्ड परीक्षा को लेकर जनपद में अब तक क्या तैयारियां हो रही है? बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर के जनपद में हमारी शासनादेश और जो भी शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार पूरी तैयारियां हैं। हमारे 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 122 परीक्षा केंद्र में जो भी पेपर्स हमारे पास आए थे, हमने कल तक सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व्यवस्था सुरक्षा के बीच में पेपर पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवा दी गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवा दी गई है, जोनल मजिस्ट्रेट की, जिसमें 6 जोनल मजिस्ट्रेट हमारे तहसीलवार हैं 6 तहसील में और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। और जितने हमारे 122 केंद्र हैं सभी 122 केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं। और जो केंद्र हमारे हैं वहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा का प्रभारी होता है और बाहर से हम लोग एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त होते हैं। तो ये हमारी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो सेंटर हैं उन पर क्या निगरानी के लिए वो हमने STF को और SSP साहब को भेज दिया। हमारे यहाँ अति संवेदनशील नहीं है, हमारे यहाँ 7 संवेदनशील केंद्र हैं जिनकी सूची हमने भेज दी है। सर, CCTV जो है वो कंट्रोल रूम कहाँ बनाएगा और कैसे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी? हाँ, ये मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर से भी हो रही है। प्रदेश स्तर में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है पार्क रोड लखनऊ में, और हमारे कार्यालय में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका हमने एक्सेस दिया हुआ है। और सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी हमारे जनपदीय कंट्रोल रूम से हो रही है और हमारे जनपदीय कंट्रोल रूम
की निगरानी राज्य स्तर पर लखनऊ से की जा रही है और सभी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की भी निगरानी लखनऊ से की जा रही है और एक कंट्रोल रूम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी बना हुआ है। खबर सोनभद्र से है, जहां पारिवारिक कलह में परिवार के सदस्यों को आपस में मारपीट हुई है। बीच बाजार में आपस में लाठी डंडे और पत्थर से मारपीट करते दिखे परिवार के सभी सदस्य। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मारपीट के दौरान स्थानीय लोग सहमे, पत्थर चलने के दौरान घायल होने से बचे राहगीर। घटना में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की कही जा रही बात और साथ ही स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कुछ घायल सदस्य खुद से नजदीकी CHC चोपन पहुंचे तो कुछ को मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने बताया घटना में कई गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं, प्राथमिक इलाज घायल है। और साथ ही आपको बता दें, पिता की संपत्ति के बंटवारे के बराबर के हिस्से मांगने पर विवाद हुआ था। अच्छा, डॉक्टर अभय कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी। अभी एक मामला आया है, क्या है पूरा मामला? 4 लोग आए हैं, सब आपस में भाई हैं, वो संपत्ति के लेकर के चारों आपस में मारपीट किए हैं। चारों के मामूली चोट आई है, उसे प्राथमिक उपचार करके घर छोड़ दिया गया। थाने में फिर कागज आएंगे, थाने से FIR करने गए, उसका कागज आएंगे तो मेडिकल होगा। क्या क्या नाम है उन लोग? नाम है अनिल गुप्ता और सुनीता देवी, एक प्रियांशु गुप्ता और एक नाम है चंदन गुप्ता। स्थिति क्या है? स्थिति सामान्य है, कोई रेफर नहीं। खबर चंदौली से है, जहां जनपद में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। खेलते समय 2 मासूम कुएं में गिरे हैं। साथ में खेल रहे बच्चे ने घटना के बारे में परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को कुएं से निकाला बाहर। दोनों बच्चों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को किया मृत घोषित। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौत की सूचना पर नौगढ़ SDM घटनास्थल पर पहुंचे हैं। जनपद के थाना तंबौर के सुमली गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका पर शिक्षक पत्नी ने अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए पत्नी ने अध्यापक पति पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश कर मारपीट शुरू कर दी। और मीनू नागर पत्नी अजय नागर निवासी टापा कला जिला फिरोजाबाद आज करीब 3 बजे क्षेत्र के ग्राम सुमली स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक गायत्री सक्सेना को अपनी कार से लेने आए और साथ ही दतूनी विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक अजय नागर पर घात लगाकर बैठी उसकी पत्नी ने थप्पड़ों की बारिश करते हुए ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे शिक्षक को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। गायत्री सक्सेना को ले घूम रहा 4 साल से। अच्छा। मेरी बेटी के ना खाने पीने देते ना रहने सहने को दे, बस मारा पीटी करता, ना आज जाता है तो ना बोलता ना। कितने वर्षों से संबंध नहीं है? 4 साल से। 4 साल से। अब ये क्या कह रहा है? उसे सक्सेना को लेके भाग गया, उससे अब कोर्ट मैरिज कर रहा है। उसी से कोर्ट मैरिज कर रहा है। तो आपकी बेटी को क्या कह रहा है? बेटी को नहीं रखेगा। नहीं रखेगा। और जो खाना पानी है वो दे रहा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं दे रहा। तो कितने साल पहले शादी हुई थी? कितने साल हो गए शादी के? 16 में हुई थी। 16 में शादी हुई थी। 16 में शादी हुई थी। सब अच्छी तरह चल रहा था। इसकी भर्ती हुई है सक्सेना की, जो गायत्री सक्सेना। तो क्या बाल बच्चे भी हैं? हाँ, बिटिया है एक, 10 साल की बिटिया। 10 साल की बिटिया भी है? 10 साल की बिटिया है। तो 10 साल की बिटिया है मेरी की, वो कहाँ जाएगी मेरी? मेरी बेटी है, मेरा नाम मीनू नागर है, मैं अजय नागर की वाइफ हूँ जी। ये मेरी बेटी है देव्यांशी नागर, जो कि हम फिरोजाबाद में रहते हैं। मेरे पति भी फिरोजाबाद के हैं। यह दतूनी स्कूल में इनका शिक्षा विभाग में टीचर है, सहायक अध्यापक थे। सुमली नाम की स्कूल है। हम ये बताइए कि कितने वर्ष पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी 2014 में शादी हुई। तो कितने दिनों तक आप साथ रही हैं? हम 2018, 19, 20 तक बहुत अच्छे से रहे। मेरी बिटिया है, हम सीतापुर में ही रहते थे जी। 21 में इस लड़की की भर्ती हुई। 21 से इसके दोनों के नाजायज संबंध रहे। ये कैसे पुष्टि होगा कि इसके नाजायज संबंध रहे? मैंने पकड़ी थी। अच्छा, पकड़ा था? मैंने पकड़ी 2021-23 में। मैंने लिखितनामा एप्लीकेशन महिला थाने में दी। तो जिस तरीके से आपके द्वारा बीच चौराहे पर
अपने पति शिक्षक पति को पीटा है, तो क्या ये सही है? बहुत सही है भैया, क्योंकि ये हमको छोड़े छोड़े बैठा है। मेरी बिटिया है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसका भविष्य खराब हो रहा है। ना ही ये ससुराल में जाता है, मैं इसी के घर पे रहती हूँ, यानी ससुराल में ही रहती हूँ। और इसने 2023 में ही डाइवोर्स फाइल कर दिया, जिसका ये हर महीने जाता है तारीख करने। तो आज कैसे आपने पकड़ा इसको? मैं कल से ही मैं 3-4 दिन से ही इसको देख रही हूँ कि फिरोजाबाद गई 15 जाता है। ये 9 तारीख को 9 दिसंबर को ये वहाँ गई है। तो इस अवैध संबंध के बारे में आपको पता कैसे चला? सुनिए सर, मैं 9 तारीख को ये गायत्री सक्सेना इस अजय नागर के साथ गई है। तो ये लोग तारीख क्यों पे गए हैं? इसने कहा डाइवोर्स फाइल कर दो, मैं तब कोर्ट मैरिज करूंगी। इसने कहा है कोर्ट मैरिज करूंगी, और उसने कह दिया 28 तारीख को मेरा जजमेंट है। मैं आपको बताऊं, वैसे 13 तारीख को जजमेंट था। मेरे कारण मैंने माफी मांगी, मैंने अदालत में जाके सबके गुहार लगाए कि मुझे थोड़ा सा चांस दे दो। उस लड़की को मैं दिखाऊंगी कि हाँ वो लिविंग में रहता है, ये रहती है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं तो उन्हीं लोगों के आधार पे मैं यहाँ आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ ये लड़की मेरा आदमी का पीछा छोड़ दे, इसके आसपास भी भटकी मैं जान से मार दूंगी, मैं मार दूंगी इसको, उसको कुछ नहीं। क्या नाम है आपके शिक्षक पति का? अजय नागर मेरे आदमी का नाम है। आपका? गायत्री सक्सेना है, मेरा नाम मीनू नागर है, मेरी बेटी है दिव्यांशी नागर, इसका नाम मिष्टी भी है। कितने वर्ष की बेटी है आपकी? खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस महानिरीक्षक आईजी लखनऊ रेंज किरण एस मंगलवार को पुलिस लाइन पहुंचे जिलाधिकारी गौरांग राठी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका औपचारिक स्वागत किया। आईजी को जनपद की कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया गया। इसके बाद विभागीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, महिला अपराध, संगठित अपराध और शांति व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद्र, क्षेत्राधिकारी सफीपुर सोनम सिंह तथा प्रशिक्षु आईपीएस संचित शर्मा सहित अन्य वहां पर अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और जनसंपर्क मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। आईजी ने पुलिस कार्यशैली को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने पर जोर दिया है, ताकि आमजन में विश्वास कायम हो। और जिलाधिकारी गौरांग राठी ने प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। और यूपी के लिए और उन्नाव के लिए बड़ा चैलेंज है, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या गाइडलाइन किस तरीके से रूपरेखा तैयार की? देखिए, साइबर फ्रॉड उत्तर प्रदेश उन्नाव के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। कोई कहीं भी बैठ के किसी के ऊपर भी फ्रॉड कर सकता है, या आपके समझ में भी नहीं आएगा, आपके फोन में मैसेज आया, आपने क्लिक किया और पैसा चला। ये फ्रॉड, नॉर्मल फ्रॉड जो पहले होते थे, आदमी को फिजिकली आपके पास आने की जरूरत पड़ती थी। हम उन व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, जैसे मुझे आप जानते नहीं हो, मैं आपके पास आया और कुछ बोला कि ऐसा ऐसा करो, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं है। पर हमारे पास जो मोबाइल है उस पर हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो कोई मैसेज आया भी नहीं उसके पहले आप उसको खोल देते हैं। तो इसके सबसे पहले चाहिए अवेयरनेस कि हम अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें। इसके कई सारे I4C, MHA और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा मैसेजेस टीवी में और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचलित है, और न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। दूसरा चीज, अगर आपके साथ बाई चांस हो गया, तो गोल्डन आवर होता है 1 घंटे के अंदर, उसके में 1930 और NCRP पोर्टल में तुरंत आप उस सूचित करें, क्योंकि पैसा अगर निकल जाता है फिर मिलना मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना। ऐसा नहीं कि ट्रैक नहीं कर सकते, पर काफी चेन में जाता है, क्योंकि आजकल कई लोग ये भी है कि म्यूल अकाउंट्स बनते हैं, क्योंकि कोई आदमी आपको 5,000 रुपए दे दिया, 10,000 दे दिया, आपके आधार कार्ड और सब ले लिए, आपके नाम पे अकाउंट खोला, आपको पता भी नहीं। आपका अकाउंट एक माध्यम बन जाता है ऑफेंस करने की। तो ऐसा भी ना हो, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है आपके माध्यम से। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो है एक सबसे बड़ी समस्या का गोल्डन पीरियड होता है, लेकिन उस गोल्डन पीरियड में जो परेशान व्यक्ति होता है वो इधर उधर टहलता रहता है, थाने में मदद नहीं मिलती है, उसके लिए क्या रिकमेंड करें? उसको थाने पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक टोल फ्री नंबर है 193, सबसे ज्यादा उनको उसी पे कंप्लेन करना, ताकि उनकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए। उसके अगर 1930 नहीं करना चाहते हैं तो NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसमें कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की। आईजी सर, इंस्पेक्शन आपने किया, क्या कुछ आपको अभी मिला उन्नाव के इंस्पेक्शन में, और कहाँ भी आप जाएंगे? देखिए, वार्षिक निरीक्षण एक इसकी प्रक्रिया है,
इसी के लिए उन्नाव आया था। पहले सबसे पहले पुलिस लाइन, उसका आवासीय परिसर, आर्मरी और अन्य शाखाएं का निरीक्षण किया गया। तदुपरांत गेस्टेड ऑफिसर्स की गोष्ठी और एसएचओस के साथ ऑनलाइन एक मीटिंग किया गया। एसएचओ साहबानों को मोटा तौर पर ये बताया गया कि लंबित विवेचनाओं की निस्तारण करें और जो वांछित अपराधी हैं, जो काफी मात्रा में पाए गए कि जो वांछित है और अरेस्ट नहीं हुआ है, इनके ऊपर कार्रवाई करें और नॉन अवेलेबल वारंट्स जो कोर्ट से आए हुए हैं इनके एग्जीक्यूशन करें। अभी आजकल ये एक्ट का क्रियान्वयन हो रहा है, तो उसके संबंध में काफी सूचनाएं डीजीपी पुलिस मुख्यालय स्तर से करने के लिए बताया जाता है और सूचनाएं मांगी जाती है, इसको समय से उपलब्ध कराएं। और महिला संबंधी अपराध में खास करके नए वाले जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें और पॉक्सो एक्ट में टाइम समय सीमा निर्धारित किया हुआ है, उस समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई करने की कोशिश करें और आगामी त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखें, इस संबंध में चर्चा हुई। और गेस्टेड ऑफिसरों के जो ऑफिस प्रोसीजर है उस संबंध में बात हुई। अभी पुलिस ऑफिस में मुख्य रूप से अकाउंटेंट और हेड क्लार्क की शाखाएं होती है, इसकी निरीक्षण किया गया, तो कुछ पॉइंट्स नोट करके बताए गए और आगे थानों का भी निरीक्षण नियमित रूप से करना पड़ता है, तो थाने पे। सर, होली का त्योहार आगामी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? क्योंकि फॉग के समय पिछली बार भी फॉग का जुलूस निकला था तो होली में हुड़दंग हुई थी बांगर में, इसको लेके क्या कुछ निर्देश दिए? देखिए, स्पेसिफिक निर्देश है कि पिछली विगत वर्षों में जहाँ भी घटनाएं हुई उसके नजर रखते हुए हमें ये करना पड़ेगा, पर्सन लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। पहले जो हुआ है अभी दोबारा ना हो और दोबारा वही नहीं कहीं ना हो, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है उसका पीछे कोई रीजन होगा, वो रीजन हमें पता चल गया ऐसे भी इंसिडेंट हो सकता है, तो वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल रखें। कुछ चीजें पुलिस बल की मौजूदगी की वजह से नहीं होगा, पीस कमेटी की बैठकें करें आवश्यकता अनुसार, और तीसरा सतर्क निगरानी रखें एट डिफरेंट टाइम्स। तो संबंध में भी बातें की गई। कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित पसाब नहर के पास अधजला हुआ शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। खबर एटा से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जले हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव पूरी तरह झुलस जाने के कारण मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाल रही है और मामले की जांच में जुटी है। देखिए, ये कोतवाली देहात का क्षेत्र है जो पवास गाँव के अंतर्गत आता है। सामने 100 मीटर की जो है और एटा से अलीगंज जाने वाली रोड है। जैसा कि आप जैसा कि घटना की यह प्रतीत होता है, कोई अज्ञात शव है, लगभग 30-35 की उम्र हो। ये पुरुष की डेड बॉडी है। ऐसा लगता है कि कहीं से मार करके लाया गया और इस जगह पे जो है उसे जो है शव की पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल अथवा ये डाल करके ऊपर जला दिया गया है। और इसके जहाँ तक जैकेट पहना हुआ है और जैकेट पूरी तरीके से जो है शरीर से चिपक है। और हम लोग जो है, हमारी पूरी टीम, सर्विलांस टीम भी आ गई है, स्वाट टीम भी आ गई है, इंटेलिजेंस टीम पूरी तरीके से एक्टिव कर दी गई है और साथ ही साथ सभी जिलों और उन जगह से ये भी पता किया जा रहा है कि इस बीच में अगर किसी की दर्ज हो वो शव की पहचान के पूरे प्रयास कराए जा रहे हैं। शव जो है वहाँ पोस्टमार्टम के रखा हुआ है। बहुत जल्दी ही हम अगल बगल जो लगे हुए हैं CCTV और उनसे आवागमन करने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं सबको हम ले रहे हैं और शीघ्र ही इस घटना का जो है अनावरण किया जाएगा। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस
उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र द्वारा मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के साथ पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य परेड की सलामी ली गई। इस अवसर पर डीआईजी ने परेड का निरीक्षण करते हुए पुलिस बल के अनुशासन, टर्नआउट एवं शारीरिक दक्षता का सूक्ष्म परीक्षण किया तथा संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं और साथ ही बैरक एवं मेस का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था, रहने और साथ ही सुविधाओं और खान पान की गुणवत्ता का जायजा लिया है तथा संबंधित अधिकारियों को स्वच्छता मानकों को उच्च स्तर पर बनाए रखने के पौष्टिक भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण किया गया, किस किस तरह से रहा और किन किन निरीक्षण किया गया? देखिए, 2 दिवसीय निरीक्षण का जो कार्य है वो चल रहा है और इसके क्रम में आज पुलिस लाइन में सुबह परेड का आयोजन था। परेड के साथ साथ वहाँ पे रिक्रूट आरक्षियों द्वारा कुछ अच्छे प्रोफेशनल डेमो दिए गए सेक्शन ड्रिल के, उसके साथ साथ 1 मिनट ड्रिल के डेमोस्ट्रेशन दिए गए। बड़ी अच्छी परेड वहाँ प्रस्तुत की गई। अब हमारा पुलिस लाइन का भ्रमण और निरीक्षण का काम चल रहा है और इसके बाद यहाँ पे हमारे साथी अधिकारी गेस्टेड ऑफिसर्स उनके साथ बैठक करके कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और सेकेंड हाफ में शहर के एक थाने का निरीक्षण किया जाएगा। तो ये वार्षिक निरीक्षण के क्रम में ये सारे कार्य चल रहे हैं। सर, CCTNS और नफीस सेल का भी आपने निरीक्षण किया है। इसमें साथ साथ यहाँ के जो क्रिमिनल हैं उनके डाटा सेव करने का एक नया तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक, क्या है सर उसकी और किस तरह से आगे जाके उसकी? सूचना तकनीक का इस्तेमाल पुलिसिंग के हर एस्पेक्ट में किया जा रहा है और उसी के तहत जो अपराधियों का डिजिटल डेटाबेस है वो भी हमारे यहाँ तैयार होता है पुलिस विभाग में। उसी के तहत नाफिस सेल में ये सारे कार्य, चाहे फोटोग्राफ्स के, आइरिस इंप्रेशन के, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन के इत्यादि काम चलता है, जिससे कि इनका एक बायोमेट्रिक डेटा हमारे पास रहे, जिससे बाद में किसी अपराधी ने कहीं अगर निशान अपना छोड़ा है या कहीं उसके फ़ोटो कैप्चर हों तो उससे मिलान करके हम एक्चुअल क्रिमिनल तक उस घटना का अनावरण करने में हमको इसमें काफ़ी सहूलियत मिली। और पूर्व में भी इसी जनपद में एक चोरी की घटना का बड़ा ही सफल अनावरण मथुरा पुलिस ने SSP मथुरा के नेतृत्व में इस तकनीक का इस्तेमाल करके किया। उसके अलावा हम अपने सभी कर्मचारियों को, हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको तकनीक में दक्ष रखें। उसके लिए CCTNS का ट्रेनिंग कक्ष यहाँ पे नवनिर्मित है, उसका भी यहाँ उद्घाटन हुआ। कुल मिला के ये है कि बदलते परिवेश और नित्य नए जो चुनौतियाँ हमारे साथ हमको फेस करनी पड़ती हैं, उसके लिए अपने विभागीय हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहें, दक्ष रहें। उसके लिए लगातार हमारे पुलिस नेतृत्व के स्तर से इसमें काम हो रहा है और इसके लिए लगातार DGP महोदय, ADG महोदया के आदेश निर्देश, उनके मार्गदर्शन में लगातार जनपद पुलिस इसमें अच्छा कार्य कर रही है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो रही है। शाहजहांपुर में बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जिले में वार रूम की तर्ज पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से हर परीक्षा केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी। पूरे जिले को 5 जोन और 21 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। शाहजहांपुर जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल 42,750, इंटरमीडिएट में 36,724 परीक्षार्थी शामिल हैं और साथ ही नकल पर सख्ती के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और जिला विद्यालय निरीक्षक हरिवंश कुमार ने के मुताबिक केंद्र प्रभारियों, मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व शाहजहांपुर जिला नकल की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन अब प्रशासनिक सख्ती के चलते हालात में बदलाव आया है। इंटरमीडिएट की वो कल 18 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं और जनपद में कुल मिलाकर के 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 79,509 छात्र छात्राएं हैं, जिनमें से 42,000 हाई स्कूल के हैं और 36,000 समथिंग इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर के जो 100 परीक्षा केंद्र हैं सभी के ऊपर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स तैनात कर दिए गए हैं। उनमें केंद्र व्यवस्थापक के साथ एक बाहर के राजकीय या एडेड कॉलेजेस के जो हमारे सीनियर टीचर्स या प्रिंसिपल्स हैं उनको अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक बनाया गया है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहिवान के अलावा पूरे जनपद को 21 सेक्टर में बांटकर सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोन्स में बांटकर जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त परीक्षा जो पुलिस बल है उसकी तैनाती भी सुनिश्चित कर ली गई है और जो परीक्षाएं हैं वो हम पूरी तरह से शांतिपूर्वक और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए कर संकल्प हैं। इस समय जहाँ बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं जो कि ऑनलाइन है और हमारे जनपद के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनका एक एक कमरा डबल कैमरे से लैस है और वो सभी कनेक्टेड हैं हमारे कंट्रोल रूम से। एक एक कंप्यूटर पे मात्र 8 परीक्षा केंद्रों को इसमें जोड़ा गया है और उनकी 24/7 निगरानी के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स तैनात हैं और जो हमारे वहाँ पर जो पेपर्स हैं उन पेपर्स की निगरानी 24/7 होनी है। साथ ही जितने टाइम हमारी परीक्षा चलेगी तो बहुत सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं जिन्हों की पूरी तरह से ट्रेंड किया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है और जहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो तत्काल आप हमारे प्रशासन के और जो शैक्षिक प्रशासन है उसके संज्ञान में आप तत्काल ले आएंगे। गत 2 वर्षों में बिल्कुल दाग रहित परीक्षा संपन्न कराई है और उसके लिए हम अपने पूरे स्टाफ को धन्यवाद भी देते हैं, कल के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। तो उसकी वजह से जो 2 साल में हमारे किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, हम इस साल भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई घटना नहीं होगी। तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स हैं संवेदनशीलता के, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कोई भी संवेदनशील या संवेदनशील की श्रेणी में नहीं है। इस तरह के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बच्चे जूते मोजे पहन के परीक्षा देंगे, बस कोई भी नकल का प्रयास ना करें, पूरी तरह भयमुक्त होकर के परीक्षा दें। हमने पूरे स्टाफ को, हमारे जितना भी प्रशासनिक स्टाफ और जो शैक्षिक स्टाफ लगा है सभी को प्रशिक्षित किया है कि जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनको किसी तरह बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल भयमुक्त होकर के वो परीक्षा दें। सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस केवल नकल का प्रयास ना करें और कोई अलग प्रयास न करें। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़वाड़ क्षेत्र के बबनौली स्थित एपेक्स स्कूल में खेल महोत्सव का आयोजन विद्यालय के प्रांगण में किया जा रहा है। ये खेल महोत्सव 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 19 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस खेल महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि आचार्य राहुल उपाध्याय, प्रबंधक एवं ट्रस्टी जंगली बाबा सेवाधाम ट्रस्ट जी के द्वारा किया जा रहा और मुख्य अतिथि आचार्य राहुल उपाध्याय और साथ ही विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर धनंजय उपाध्याय जी के द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पार्चन कर किया गया। विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर धनंजय उपाध्याय जी ने मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण, अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और साथ ही बैज लगाकर उनका स्वागत सम्मान किया है। कार्यक्रम में भाग ले रहे गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा सदन के प्रतिभागियों द्वारा मार्च पास्ट भी किया गया। आशीर्वाद क्लैपिंग
बस रुके रहिएगा। 11 फरवरी को आईआईटी रुड़की के एमबीए द्वितीय वर्ष के छात्र ने गंग नहर में डूबने की घटना के बाद आखिरकार आज छात्र का शव बरामद कर लिया गया है। करीब एक हफ्ते तक चले सघन सर्च ऑपरेशन के बाद ये सफलता मिली है। रुड़की में ये अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त रुड़की से इस वक्त की बेहद दुखद और भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 11 फरवरी को गंग नहर में डूब रहे आईआईटी रुड़की के एमबीए द्वितीय वर्ष के छात्र का शव आखिरकार आज रेस्क्यू टीम द्वारा बरामद कर लिया गया है। ये सर्च ऑपरेशन रुड़की के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और साथ ही वहां पर जल पुलिस, स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम दिन रात गंग नहर में छात्रों की तलाश में जुटी रही है। ड्रोन कैमरों और साथ ही अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन उपकरण और आधुनिक तकनीकी की मदद से तलाशी को अंजाम दिया गया। लगातार प्रयासों और कड़ी मशक्कत के बाद आज ये सफलता मिली है। देखिए 11 फरवरी की इवनिंग की घटना है, जिसमें आईआईटी के कुछ बच्चे जो नहर किनारे अमूमन जाया करते हैं वो बैठे थे, उनका कहना है। तो एक बच्चे का एक्सीडेंटली पैर फिसला और वो तेज बहाव में बह गया। उसी समय से पुलिस, जल पुलिस, एसडीआरएफ टीमें लगातार लगी थी। उसी नाइट को एनडीआरएफ ने भी हमें ज्वाइन किया था, लोकल गोताखोर, सारी चीज़ें लगातार पिछले 4-5 दिनों से रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चल रहा था। नहर के पानी को भी रिड्यूस करने का 2-3 बार हुआ प्रयास, तो फाइनली आज वो उस बच्चे की बॉडी हमें मोहम्मदपुर झाल से मिली है और परिजनों ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये वही बच्चा है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। इसमें जो और जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, परिजन जैसा एक स्टेटमेंट पुलिस को देते हैं, हम उस हिसाब से भी आगे उसमें जांच करेंगे। देखिए ना, वहाँ पर कई जो हमारे घाट हैं वहाँ पर चैनल लगे हैं, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर चैनलिंग नहीं हुई है घाटों की, और सिंचाई विभाग और नगर निगम की तरफ से कई जगह डेंजर इंडिकेशन के लिए बोर्ड भी लगे हैं, और ये बात तय है कि और उसमें किए जाने की आवश्यकता है प्रयास। तो ये एक अलार्मिंग हम सबके लिए है। प्रशासन से जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब इस पूरे ऑपरेशन में हमारे साथ थे, उनके संज्ञान में भी बात को डाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जितने स्टेक होल्डर हैं, वो जो चैनलिंग का काम है, बैरिकेड करने के का काम है, और जो सतर्कता के लिए जो बोर्ड लगाई जाने वाली बात है, उसको जल्दी हम आने वाली। उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे और 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी सिलसिले में आज प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां उन्होंने राज्य अतिथि गृह में आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बैरागी कैंप स्थित कुंभ मेला भूमि का स्थल निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने बताया है कि गृह मंत्री के दौरे को लेकर सभी विभागों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। साथ ही 4 धाम यात्रा के लिए भी प्रशासन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। जो परिवार है उसको हम लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग बढ़ा सकें मजबूती के साथ। हर प्रकोष्ठ के अंदर, चाहे वो SC का हो, चाहे युवा का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो,
महिलाओं का हो, खिलाड़ियों का हो। हमारी कोशिश यही है कि चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो संयुक्त विचारधारा है गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की, वो मजबूत हो, सशक्त बने और जयंत चौधरी जी के हाथों को हम लोग मजबूत करें, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें। उसी संदर्भ में आज ये पीछे रखी हुई है और आज जो घोषणा है SC/ST के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं उनकी। बाकी जो कोई सवाल आप लोगों का हो आप लोग पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय सचिव आदरणीय प्रबोध कुमार जी और हमारे एक प्रकोष्ठ का आज हम घोषणा करने जा रहे हैं SC/ST प्रकोष्ठ की, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व IAS सेवानिवृत्त आदरणीय OP सागर जी और हमारे प्रदेश की मेरे साथी प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे हरिद्वार जिले के जिलाध्यक्ष राजीव जी, हमारे खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धांत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय गौतम जी, हम सभी लोग आपके सामने हैं। हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी निशांत चौधरी जी, जो आज इस सारे कार्यक्रम और प्रेस वार्ता के लिए सुबह से कल से मेहनत में लगे हुए हैं, और आप सभी लोगों ने हमें समय दिया। थोड़ा सा टाइम भी विलम्ब हुआ। आदरणीय हमारे महासचिव जी की धर्मपत्नी आई हैं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और इसी को प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रबोध कुमार, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय लोकदल प्रभारी SC/ST प्रकोष्ठ, मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोग समय निकाल कर आए। देरी हुई उसके लिए माफी भी चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारा दिल्ली में भी हमारा गठबंधन है सेंटर के लिए। NDA के अंदर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो निसंदेह से हम लोग NDA के मेरे सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि ये जो सवाल जो है वो अभी चुनाव दूर है, उसमें जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग होगी उसमें जो भी डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी पीछे जो चुनाव हुआ बाई इलेक्शन उत्तराखंड के अंदर बेंगलोर का, तो उसमें हमारी पार्टी ने जो BJP के जो चुनाव था उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया। तो जो भी आगे कंडीशन होंगी पार्टी स्तर पर, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जयंत चौधरी जी हैं वो निर्णय लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग आगे पार्टी का निर्णय रहेगा। जहाँ पार्टी बड़ी होती है, जहाँ संगठन बड़ा होता है, जहाँ परिवार बड़ा होता है, वहाँ अलगाव आपस में विचारधारा का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जब परिवार बढ़ता है तो आपस में इस तरह की चीजें चलती रहती है। परिवार बढ़ने के संकेत हैं, परिवार घटने के नहीं है। जब लोग ज्यादा आएंगे तभी तो घटपट होगी। एक अध्यक्ष जी को सब बड़ा मुद्दा तो यही है कि आगे जो है चुनाव भी आ रहा है और संगठन हमारा मजबूत हो, संगठन से हर तरीके से हम लोग हर तरीके के लोगों को भागीदारी दे, हर समाज को हम लोग पार्टी में जोड़ने का काम करें। उसी संदर्भ में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। जो SC/ST हमारा प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष की आज नियुक्ति है। प्रदेश की सारी जिम्मेदार लोग, सारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। सबकी सहमति से ही संगठन को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद यही है कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूत होंगे और राष्ट्रीय लोकदल का जो ताकत है, जो परचम है, वो पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है और उत्तराखंड का भी चुनाव है। इस सारे मुद्दों पर, चूंकि उससे पहले तो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जिला पंचायत के चुनाव भी हैं, तो जो उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव है वहां पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं अपने दम पर, और जो 2027 के विधानसभा चुनाव है उस चुनाव के अंदर हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जो भी आगे निर्णय होगा, अभी चूंकि उसमें समय है, जो भी परिस्थितियां होंगी, जो है दोनों दल आपस में बैठकर जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, हम लोग उसी के अनुसार आगे जो मजबूत करेंगे। हमारा जो है, हम लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों जो है उत्तर प्रदेश से निकले हुए जो है स्टेट है, उत्तराखंड भी और उत्तर प्रदेश तो हमारा चुनाव है ही। तो क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है, उससे पहले जो है उसके बाद में भी चुनाव है, उससे पहले पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। देखिए ये दो स्टेट है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये मजबूत चुनाव जो है स्टेट है और जहां पर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में है। उत्तराखंड में किस तरह की, देखिए अगर हमारा संगठन मजबूत होता है और हमारे पास अच्छे लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग BJP से बेशक बात करेंगे अपने जो है पार्टी को बढ़ाने के लिए, उम्मीदवार को लड़वाने के लिए। हम पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, हम लोग कोई जो है सामाजिक संस्था नहीं चला रहे। हमारा उद्देश्य यही है कि मजबूत लोग आएंगे, पार्टी संगठन मजबूत होगा तो हम बेशक चुनाव लड़ाएंगे। अभी हमारा सारा का सारा उद्देश्य, सारा का सारा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर है। संगठन मजबूत होगा तो लोग भी मजबूत निकल कर हमारे पास आएंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव में किसी जिस मर्जी आदमी को टिकट देकर खड़ा कर दो। कल कांग्रेस जी देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का जो कि अभी आप माननीय दूसरे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इसका प्रभाव है
ऐसा नहीं है कि हम प्रभाव को और ज़्यादा विकसित कर रहे हैं, व्यापक कर रहे हैं। उत्तराखंड को उसी कड़ी में लिया गया है। हमारे उदयवीर जी बहुत जुझारू साथी हैं, बहुत क्रियाशील हैं, लिहाजा इनको यहाँ पर SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। लेकिन जैसा कि उदयवीर जी ने भी कहा है, बिल्कुल सही है, हम SC/ST को ही नहीं, हम तो व्यापक रूप से सभी वर्गों में काम करने के इच्छुक रहते हैं और करेंगे, लेकिन विशेष तौर से SC/ST को हमसे अलग न हो जाएं, इसलिए हम इनको जोड़ने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाया है और उसी प्रकोष्ठ के तहत इनको एक जिम्मेदारी दी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे उत्तराखंड में जो यहाँ से लेके पहाड़ तक हर जगह जो है वो RLD को एक पहचान दिलवाएं और RLD से सबको जोड़ें, और अगले जब भी चुनाव हो या कुछ भी है, आगे कोई भी कार्रवाई हो, उसमें बढ़ चढ़ के RLD भी दिखाई दे। यही मेरा कहना है। खबर ऋषिकेश से है, जहां आगामी 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देहरादून के RTO प्रशासन संदीप सैनी ने यात्रा की तैयारियों को लेकर विभाग की रणनीति साझा की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों और साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले प्राइवेट टैक्सियों पर विभाग की पैनी नजर रहेगी। संदीप सैनी ने बताया कि यात्रा सीजन के दौरान बाहर से आने वाले ऐसे वाहन जो नियमों के विरुद्ध जाकर स्थानीय व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, उन पर सख्ती की जा रही है। दो तरीके से कर रहे हैं। इसमें जो बाहर की गाड़ियां जो आ जाती हैं, अभी मोटर व्हीकल एक्ट में भी एक संशोधन होने वाला है। अगर वो यात्रा से पहले हो जाएगा तो उसमें हम 100% उसको इंश्योर करवाएंगे। और साथ ही जो गाड़ियां यहाँ पर आ जाती हैं और यहीं से बिजनेस करने के लिए करती हैं और लोकल हमारे व्यवसाय को दिक्कत होती है, तो इसमें हमारे एक जो ग्रीन सेस कटने लगा है वो हमारे सारे चेक पोस्ट बॉर्डर्स पे होता है। अगर कोई गाड़ी हरिद्वार में होगी तो जब तक उसके पास उस सेम डे का वहाँ का ग्रीन सेस नहीं होगा, टोल की पर्ची नहीं होगी, उसके अगर वो ये चीज़ नहीं होती है तो हम उस पर काम नहीं करेंगे। तो और जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं जो हमारे को इसकी सूचना देंगे कि प्राइवेट गाड़ियाँ या लोकल गाड़ियाँ ऐसे कर रही हैं, तो उस पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट किया जाएगा। और हमने एनफोर्समेंट की सभी टीमों को निर्देशित कर दिया है कि डे 1 से जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं या ऐसी लगामार जो परमिट शर्तों का उल्लंघन करके कार्रवाई करेंगी तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। चारधाम यात्रा में बसों की कमी ना हो, इसके लिए व्यवस्था कैसे रहेगी? चारधाम यात्रा में बसों की कमी नहीं है। हमारे पास जो 10 कंपनी है बसों की, उनसे पर्याप्त बसें हैं। और फिर भी अगर हमारे पास जरूरत पड़ती है तो हम कुमाऊं से और हमारी परिवहन निगम की जो बसेज हैं और नियरेस्ट हमारे जो जिले हैं उनसे हम बसें। सर, ये ओवरलोडिंग जो होती है उसको रोकने के प्रयास तो यहाँ पर होते हैं, क्योंकि 2 चेक पोस्ट बनती है, लेकिन अमूमन देखने आया है कि इन चेक पोस्ट से रात को जो है वो वाहन गुजर जाते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का शिकार होता है। बाद में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होता है, इसको कैसा रोका जाए? आप अगर लास्ट टाइम यात्रा देखें, लास्ट टाइम यात्रा हमारी बहुत सेफ और सकुशल गई है। और चेक पोस्ट हमारी रात को 10 बजे तक होती है। 10 बजे के बाद वहाँ से कोई वाहन नहीं जाता है, क्योंकि पुलिस की आगे जो बैरियर लगे होते हैं उससे आगे नहीं जा सकता 10 से। और सुबह 4 से रात को 10 बजे तक चेक पोस्ट चलती है। तो ओवरलोडिंग की जो गाड़ी है, सारी गाड़ियाँ हमारी चेक करके ही उसमें। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर के किनारे एक बाग में 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची मंगलौर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस को शव के पास ही एक मोटरसाइकिल भी मिली है। जांच पड़ताल में जुट गए लोग, जिसके चलते पुलिस ने आसपास के गाँव में शव को लोगों से पहचान कराने के प्रयास में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मंगलौर CO अभिनय चौधरी ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और सभी तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही व्यक्ति की पहचान और मौत के कारणों के संबंध में सभी जानकारियां जुटाकर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ये नहर पटरी के किनारे कस्बा चौकी का क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच में है। और उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो रोड पे खड़ी थी। तो सभी पहलुओं को जो है वो जांच की जा रही है और शायद 1-2 गांव का पता लगा है कि शायद उस गांव के रहने वाले हो सकते हैं। तो उनके परिवार वालों को बुला के और गांव वालों को बुला के बॉडी की तस्दीक की जा रही है।
अब प्रथम दृष्टया तो प्रतीत होता है कि झगड़े और या फिर मतलब मर्डर जैसा प्रतीत होता है, लेकिन एक बार जब वो साक्ष्य संकलन हो जाए तो उसके बाद हम पूरी तरह से कह पाएंगे क्लियर करके। हाँ, जैसे कि दिखता है कि सर पे कुछ चोटों के निशान हैं और बाकी जो है वो बहुत मतलब खेत के बीच में बॉडी मिली है, तो जो वहाँ के किसान लोग थे उन्होंने ही बताया है कि ऐसे ऐसे करके एक बॉडी पड़ी है। तो बाकी पुलिस सभी पहलुओं पे काम करके और फिर बहुत जल्दी इस चीज का खुलासा करेगी कि इसमें मतलब असली वजह क्या रही। हाँ, बॉडी को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, बाकी फैमिली वाले एक बार तस्दीक कर दे तो उसकी जो है पहचान हो पाई। कैमूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पैसा डबल करने का झांसा देकर 6.5 लाख की ठगी करने के मामले में पुलिस ने ठग गिरोह के मुख्य सरगना को दबोच लिया है। वहीं पर भभुआ एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे ठगों को झांसे में ना पड़े और साथ ही क्योंकि पैसा डबल करने की आजकल कोई स्कीम है ही नहीं। और साथ ही आपको बता दें कि उनके झांसे में आकर 5 फरवरी 2026 को खनेठी सिवान में उन्होंने पूछताछ की थी और साथ ही वहां पर एक आरोपी पकड़ा भी गया था। गया जी के प्राथमिक विद्यालय दिघासीन बाके बाजार के प्रांगण में ग्लासेस फॉर लाइवलीहुड परियोजना के अंतर्गत DBSPCI एवं फेडरेशन के सहयोग से प्रेस वासियों और साथ ही आंख जांच एवं मुक्त चश्मा शिविर आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 35 वर्ष उम्र की सभी महिलाओं को आंख की जांच एवं नजदीकी दृष्टि हेतु चश्मा निःशुल्क वितरण किया गया। इस कैंप में ग्रामीण महिला जीविका दीदी के कुल 305 महिलाओं ने लाभ उठाया है और लगभग 200 महिलाओं को निःशुल्क चश्मा दिए गए। साथ ही साथ 50 महिलाओं को उनकी बेहतर इलाज हेतु सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। शिविर में आंख जांच कराने आए महिलाओं ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि बिना पैसे के जांच का चश्मा दिया जा रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। और साथ ही प्रेस वायो और साथ ही पिया आंख जांच शिविर के प्रोग्राम मैनेजर एजाज अहमद ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा है। जानना चाहूंगा कि सर इस कैंप के माध्यम से क्या लोगों का सुविधा। नमस्कार, ये जो कैंप किया जा रहा है एक्चुअली एक परियोजना है ग्लासेस फॉर लाइवलीहुड। एक चश्मा लोगों के आजीविका को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है। इसमें हम लोग जो है DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर और PCI के माध्यम से और फेडरेशन के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे चूंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं प्रेस बायोपिया पे, जो 35 साल के बाद होना शुरू हो जाता है, लोगों को नजदीक में देखने की दिक्कत होती है, जो उनके आजीविका को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। जैसे कोई सिलाई कर रही है तो सिलाई करने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, यहाँ पे बहुत सारे कैडर हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे कैंप का आयोजन किया है। यहाँ पे 35 साल से ज़्यादा उम्र की जो दीदियाँ आई, सभी दीदी का जो है यहाँ पे निःशुल्क जाँच करना उनका, उसके बाद जो है उनको निःशुल्क जो है उनको चश्मा उपलब्ध करना, ताकि वो चश्मे पहनकर वो जो है अपना उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हो, वो अपने काम को जो है और बेहतर कर सके, अपनी आजीविका को बढ़ा सके। और सर सिर्फ महिलाओं के लिए सुविधा? सिर्फ सर ये महिलाओं के लिए है। उसके पीछे भी एक कारण ये है, आप देखेंगे कि पुरुष तो कहीं बाजार चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो चाह कर भी बाजार नहीं जा पाती हैं। दूसरी वजह यह है कि हम लोग हर पंचायत में हम लोग यहाँ पे कैंप करेंगे। हम अगर बांके बाजार प्रखंड की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 50 कैंप करना है और उन महिलाओं के साथ काम करना है जो समूह से जुड़ी हो या समूह से नहीं जुड़ी हो, और वो गांव की वो सुदूर की वो दीदी जो काफी गरीब हैं, चाहकर भी वो जाकर अपना आंख की जांच नहीं करा पाती हैं कतिपय कारणों से। कभी कभी उनके पास पैसे का अभाव होता है, उनके पास समय का अभाव होता है, आने जाने में उनको कठिनाई होती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस तरह के कोई परियोजना बनाया। सभी जगह निःशुल्क हम लोग दे रहे हैं। मेरा नाम एजाज अहमद है। जांची का कैंप लगा हुआ है और कैंप यहाँ पर नजदीक दृष्टि वाली जो 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं, उन्हें नजदीक वाला रोशनी कम दिखाई पड़ता है, काम करने में दिक्कत होता है, इसलिए उन महिलाओं को हम चश्मा के PCI के द्वारा चश्मा का वितरण करवा रहे हैं निःशुल्क। और इसमें हम द्रौपदी देवी आदर्श महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड बांके बाजार के अध्यक्ष हैं। इसको मैं बहुत दिन से देखते देखते कि महिला को बहुत दिक्कत हो रहा है जो सिलाई कर रही हैं,
तो हम लोगों ने सिलाई का भी प्रशिक्षण दिलवाए, तो उसमें सुई समाने में महिला लोग को दिक्कत होता था। तो ये सब देख करके सर के द्वारा जब हमारे पास ये चीज आया कि मैडम चश्मा का महिला को इंतजाम किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो इसी देख करके अभी मुख्यमंत्री का जो 10,000 का भी आया है, तो उसमें भी हम महिलाओं को जब रोजगार की ओर ले जाते हैं, तो सब्जी भी हो गया, अभी आपका सबसे ज्यादा सिलाई, और हम सिलाई में अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं, महिला को प्रशिक्षण भी दिए हैं। तो इसमें हमारा ये चश्मा जो है हमारी महिलाओं को बहुत उपयोग होगा, और महिला को नजदीक का दृष्टि ही ज्यादा जरूरत होता है, इसलिए ये चश्मा हमारी महिलाओं को रोजगार के लिए यहाँ सुविधा है, या तो गैर समूह को भी, समूह की महिला भी और गैर समूह की महिला भी हमारे पास, इसमें ऐसा नहीं 35 से ऊपर, 35 से ऊपर जितनी यहाँ हो रही है निःशुल्क हो रही है। हाँ, निःशुल्क हो रही है, निःशुल्क कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क जांच भी हो रही है और निःशुल्क चश्मा भी मिल रहा है जी। अच्छा, आप लोग भी आए हैं जो यहाँ जांच करवाने आए हैं, महिला एक दो बढ़वा भी है, आप बताइए हाँ कैसे पहुँचे? ये तो दीदी लोग फोन की थी, एक बार गए थे भी, और वो बताए कि मतलब 35 साल के ऊपरी महिला को मतलब चश्मा निःशुल्क दिया जाएगा। अभी आप कहाँ हैं? हमको तो घर हुआ कसियाडी, लेकिन हम डिघासी में हैं, हम समूह का हैं। आप जांच करवाए? हाँ, हम जांच कर, चश्मा मिला? हाँ, चश्मा मिल गया। आज जो हमारे यहाँ कैंप लगा है, ग्राम दिघासी में हम लोग कैंप लगाए हैं। मतलब अभी महिलाओं में देखा जा रहा है तो 35 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं, सब में मतलब कम दृष्टि दिखना मतलब दिक्कत हो रहा है। जैसे खाना बनाती है तो उसको चावल चुनना है, सब्जी काटना है, तो उस समय दिक्कत हो रहा था। सिलाई कर रही है तो सिलाई करने में सुई धागा समाने में दिक्कत हो रहा है, और मतलब कढ़ाई कर रही है तो उसमें उसको दिक्कत हो रहा है। ये सब को देखते हुए हम लोग के लगा कि मतलब इस तरह की अगर योजना आया है तो उसमें हम लोग काम करें। और अभी हम लोग बहुत सा महिलाएं के मतलब कैंप भी देखे, लगभग 300 भर महिलाएं आई थी और जांच हुआ। जो जिनको चश्मा मिलने लायक था उनको चश्मा मिलना, जिनको चश्मा मतलब यहाँ हम लोग जिनको दूर दृष्टि अगर दिक्कत है तो दूर दृष्टि वाला को हम लोग बोल दिए कि दीदी आप लोग जा करके अपना हॉस्पिटल में कहीं दिखा लीजिए, उसको हम लोग मतलब सेवा नहीं दे पाएंगे। हाँ, सिर्फ हम लोग निकट दृष्टि वाले को चश्मा दे रहे हैं। आप रीता कुमारी मेरा शुभ नाम हुआ। कम से यही संदेश जाएगा कि जो अभी तक काम मतलब अभी तक बचत का काम या और काम बहुत सा काम हुआ है, लेकिन आंख के लिए महिलाओं का ऐसा काम नहीं हुआ। ऐसा कैंप यानी हर प्रखंड में लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। और अभी हमारा यहाँ शुरू हुआ है, हम लोग 50 कैंप हम लोग का टारगेट है लगाने का, और इससे अगर अच्छा रिजल्ट आया तो आगे भी इस पे काम किया जाएगा। धन्यवाद। बाबा मटेश्वर महोत्सव का आगाज संस्कृति विरासत के संरक्षण पर जोर बाबा धर्म की तर्ज पर विकसित करने की मांग की है। महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताई, और साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। और साथ ही सांसद ने बताया है कि 1980 से इस क्षेत्र से जुड़े और साथ ही विधायक बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले मंदिर तक जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था। उन्होंने यह भी कहा है कि सिमरी बख्तियारपुर हमेशा उनके दिल में करीब रहा है। स्थानीय विधायक संजय सिंह ने मटेश्वर धाम के विकास के लिए खगड़िया सांसद राजेश वर्मा से सांसद निधि से 1.5 करोड़ रुपए की मांग की है और घोषणा भी की गई। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने कहा है कि सहरसा अब मंदिरों और साथ ही महोत्सव के जिले में रूप में पहचान बना रहा। उन्होंने श्रद्धालुओं को आश्वासन दिया है कि मंदिर तक जाने वाले जर्जर रास्तों को जल्द ही ठीक कराया जाएगा, जिससे अगले साल आयोजन को और भी अच्छा रूप मिलेगा। जो किया जा रहा है और क्या क्या करने की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले भोला बाबा जो है के ऊपर कोई सहयोग नहीं कर सकता। वो जो है सो हम लोग ऊपर सहयोग करेंगे। उनकी इच्छा जब होगी, जैसी होगी, सब कुछ होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मटेश्वर धाम आने वाले दिनों में
बिहार के मानचित्र पे काफी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। देश के मानचित्र पर क्यों नहीं, बिहार के मानचित्र पर ही क्यों? देश वही हो गया, मतलब जब कोई भी चीज जब स्टेट के लेवल पे अच्छा होता है तो उसकी गिनती जो है सो देश लेवल में होती ही है। और मेरी तो ये इच्छा है और इस ओर मेरा जो है सो प्रयास भी रहेगा कि मटेश्वर स्थान को बाबा धाम के तर्ज पर जो है सो विकसित किया जाए। इसके लिए मैं हूँ, हमारे सांसद जी हैं, हमारे खगड़िया के भी सांसद हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो सिमरी बख्तियारपुर और सहरसा में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे और फंड की कमी नहीं होगी। भोला बाबा फंड का इनाम कर लेंगे, करने वालों की कमी हो जाएगी। और बस ईमानदारी पूर्वक हम सभी लोग अगर प्रयास करें तो मुझे पूर्ण आशा है कि मंदिर जो है सो अच्छा बने। थैंक यू। कैमूर जिले से स्कूली बच्चों को लेकर पटना जा रहे शैक्षणिक भ्रमण बस रोहतास जिले के परसथुआ के पास ट्रक की टकरा गई और साथ ही मोहनिया आरा पथ पर हुए इस भीषण सड़क हादसे में 2 पक्षों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। आपको बता दें, मृत शिक्षकों की पहचान कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत भैंसहट भैंसरहा गाँव निवासी संजय कुमार राय तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के महावीर थाना क्षेत्र के बरगवा गाँव निवासी पुनीत कुमार सिंह के रूप में हुए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तरामृत मध्य और साथी विद्यालय बहोदा के शैक्षणिक भ्रमण कर पटना जा रहे इसी दौरान पसरथुआ के समीप सामने से आ रही ट्रक से बस की जोरदार टक्कर हो गई है। इस हृदय विदारक घटना का स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि यह हादसा पूरे चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। जिस आप लोग बस में सवार थे, कहाँ जा रहे थे? हम पटना जा रहे थे। टूर में घूमने? हाँ। अच्छा, किस विद्यालय से? मध्य विद्यालय पढ़ाना। मध्य विद्यालय पढ़ाना से। तो बस जो है किससे टक्कर मारा? ट्रक जो बड़ी ट्रक होती है ना, डंपर, उसी से टक्कर में मार दिया। हाँ। कैसे लगा? वो सीधी जा रही थी, ये भी सीधी से जा रहा था, उसे वो ब्रेक मार दिया है और एक कूद कर लड़ा लिया। उलट गया? हाँ। उलट गया सब। हाँ। तो उसमें ये सर लोग को भी ध्यान हुआ है? हाँ, 2 सर मर गए हैं और एक का गोड़ टूट गया है और 2 को तबीयत खराब है। तो आप लोग भी टूर पर जा रहे थे ना? हाँ। ट्रक वाला भाग गया ना? हाँ। क्या नाम पड़ेगा वो? वीरेंद्र कुमार। गाँव? बढ़ाऊना। है अभी कोचस अस्पताल में। कोचस सरकारी अस्पताल में है? हाँ। इलाज बच्चों का हो रहा है? हाँ। बच्चों को कितना घायल हो गया है? बच्चों को 2-4 बच्चे को लग गया है। अच्छा, आप लोग और सब लोग बच गए ना? हाँ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल ने पार्टी से इस्तीफा देने के 2 महीने बाद अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए शेखपुरा से पटना रवाना हुए। बताते चले, शेखपुरा से पटना रवाना होने से पहले कांग्रेस आश्रम में स्वर्गीय राजू सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पटना कांग्रेस सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए रवाना हुए। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और साथ ही INDA सरकार विकास नहीं विनाश कर दिया। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सदस्यता ग्रहण कराया है। पार्टी की सदस्यता ग्रहण के बाद शेखपुरा जिला सहित अन्य जिलों में पार्टी का विस्तार करेंगे। सर, कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं आज बड़ी संख्या में, क्या है? आज हम सभी लोग जो लंबे समय से राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में हैं, हम सभी साथियों की ये समझ बनी कि आज जो देश की स्थिति है, इसमें एक बार फिर से कांग्रेस को सरकार में आने की आवश्यकता है। देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और अभी जो अमेरिकी ट्रेड डील हुआ है, उसकी वजह से किसानों की जो स्थिति बिगड़ने वाली है और ये देश अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। और
जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, समस्याओं का समाधान करने की वजह से इतिहास के पन्ने उघाड़ रहे हैं। और आज संकट बड़ा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने और देश के दूसरे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने, देश की आज़ादी के बाद पटेल साहब ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जिन चीज़ों की स्थापना इस देश में की, वो सब आज दाव पर लग गया है। चाहे शिक्षण संस्थान हो, संवैधानिक संस्थान हो, रोजी रोजगार हो, सब गहरे संकट में है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि कांग्रेस को एक बार फिर से शेखपुरा में, बिहार में और इस देश में मजबूत करने के लिए हमारी जितनी क्षमता है उसका उपयोग करेंगे। ये वक्त की आवश्यकता है। कोटा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को कोटा विकास प्राधिकरण केडीए ने शिवपुरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए शैक्षणिक उपयोग के लिए आवंटित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और साथ ही कार्रवाई के दौरान सारा क्रिकेट एकेडमी के नाम पर संचालित गतिविधियों को भी बंद कराया गया है। और साथ ही प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार संबंधित भूखंड शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आवंटित था और साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर केडीए की टीम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर व जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। हालांकि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। केडीए अधिकारियों ने कहा है कि शैक्षणिक और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कोटा निगम की लापरवाही पर बवाल, लेबर ने नाले में उतरने से किया इनकार। पूर्व पार्षद देवेंद्र चौधरी खुद उतरे गंदे नाले में। जवाहर नगर क्षेत्र में पुखराज मल्टी का नाला नाम जाम होने से सड़क पर गंदा पानी फैल गया। 7-8 दिन पहले शिकायत के बावजूद सफाई नहीं होने पर पूर्व पार्षद देवेंद्र चौधरी को खुद नाले में उतरकर सफाई करनी पड़ी। और पूर्व पार्षद देवेंद्र चौधरी ने बताया कि पुखराज मल्टी का करीब 350 से 400 फीट लंबा नाला कई दिनों से जाम था। गंदा पानी सड़क पर फैलने से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में 7-8 दिन पहले निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय निरीक्षक से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चौधरी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 10 बजे निगम की ओर से 2 लेबर भेजे गए थे, जिन्होंने 1.5 घंटे काम करने के बाद काम छोड़ दिया। इसके बाद निगम के गैराज इंचार्ज द्वारा करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की सुपर सक्कर मशीन मौके पर भेजी गई, लेकिन मशीन के साथ आए कर्मचारी ने नाले में उतरने से साफ इनकार कर दिया। कर्मचारियों का कहना था कि नाले में उतरना उनका काम नहीं है। घटना की सूचना पर स्वास्थ्य अधिकारी ऋचा गौतम और निरीक्षक सतीश कुमार को मौके पर बुलाया गया, लेकिन पूर्व पार्षद का आरोप है
दोनों बिना कोई निर्णय लिए वहां से चले गए। मजबूरन देवेंद्र चौधरी ने निजी लेबर बुलवाई और स्वयं नाले में उतरकर सफाई शुरू की। वार्ड 74 के पार्षद सुदर्शन गौतम ने अपनी ओर से लेबर भेजी। स्वास्थ्य अधिकारी ऋचा गौतम ने कहा कि उन्हें नाला जाम होने की पूर्व शिकायत नहीं मिली है। खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एलुमनी एसोसिएशन द्वारा 21-22 फरवरी को 2 दिवसीय कपकजा स्पोर्ट्स लीग 2026 का आयोजन कैप बैडमिंटन अकेडमी और जयपुरिया क्रिकेट अकेडमी पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 4 टीम भाग ले रही है। इस स्पोर्ट्स लीग में 21 फरवरी को बैडमिंटन टूर्नामेंट और 22 फरवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, जिसमें एलुमनी सदस्य और उनके परिवार के सदस्य भाग लेंगे। एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें एलुमनी सदस्यों के बीच आपसी मेलजोल, व्यक्तिगत भाईचारा और व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं। इस प्रतियोगिता में हमारे एलुमनी सदस्य और उनके परिवार के बच्चे हिस्सा लेते हैं। कपकजा स्पोर्ट्स लीग का इस वर्ष ये 5वां संस्करण होने जा रहा है और हर बार ये और ज्यादा भव्य और बड़े रूप में आयोजित होता है। सभी भाग लेने वाले और आयोजन में आने वाले सभी लोगों के लिए दिन भर स्वादिष्ट व्यंजनों का संस्था द्वारा इंतजाम किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी ये प्रतियोगिता ज्यादा भव्य, शानदार और रोमांचक होगी। इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से हमारे सदस्यों का फिटनेस लेवल बेहतर होता है तथा खेलों के माध्यम से हम अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से और मजबूत तथा स्वस्थ बना। अलवर खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में एसोसिएशन द्वारा एल्यूमिनी एसोसिएशन द्वारा 21-22 फरवरी को 2 दिवसीय कपकजा स्पोर्ट्स लीग 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्थान की 4 टीमें भाग ले रही हैं। इस स्पोर्ट्स लीग में 21 फरवरी को बैडमिंटन प्रतियोगिता कैंप बैडमिंटन एकेडमी तथा वहां पर 22 फरवरी को क्रिकेट प्रतियोगिता जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी पर आयोजित होगी, जिसमें एल्यूमिनी सदस्य और उनके परिवार के सदस्य भाग लेंगे। सोमवार को होटल ग्रैंड सफारी पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही ट्रॉफी तथा ड्रेस अनावरण समारोह में एसोसिएशन अध्यक्ष जी.पी. शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिससे एल्यूमिनी सदस्यों के बीच आपसी मेल जोल और व्यक्तिगत और व्यापारिक संबंध मजबूत होता है तथा खेल वाले सदस्यों का फिटनेस लेवल भी बेहतर होता है। उन्होंने इस लीग के माध्यम से एक संदेश जारी किया है, फिटनेस कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, ऐसा उन्होंने कहा है। महोत्सव हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की जो प्रेरणा और कोटा को हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर लाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, उसी के चलते गत वर्ष कोटा महोत्सव भव्य आयोजन हुआ, जो अद्भुत, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व था। और उसके बाद कोटा हाड़ौती त्रिवल मार्ट का आयोजन इस माह जनवरी माह में हुआ, जो निश्चित ही बहुत ही भव्य, ऐतिहासिक और बहुउपयोगी साबित हुआ, जिसके माध्यम से हम कोटा के हाड़ौती के पर्यटन स्थलों को, हाड़ौती की प्राकृतिक विरासत को, संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा पाए। आने वाला जो कोटा महोत्सव है वो भी निश्चित रूप से बेहतरीन होगा, अद्भुत होगा, ऐतिहासिक होगा, जिसके माध्यम से हम यहाँ के उत्पादन, यहाँ के प्रदर्शन, यहाँ के पर्यटन स्थल, यहाँ की ऐतिहासिक विरासत को हम पूरे देश तक पहुंचा पाए। और निश्चित ये आयोजन अभूतपूर्व होगा। कोटा व्यापार महासंघ, होटल फेडरेशन, ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन, SSI सभी इसमें, और यहाँ के आमजन, यहाँ की प्रतिभावान सभी लोग इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और प्रशासन और पर्यटन विभाग का भी इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। कोटा के गौरव माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से कोटा की जो समृद्ध विरासत है, यहाँ की जो जल जंगल जमीन की थाती है, इसको प्रचारित करने के उद्देश्य से, विश्व पटल पर लाने के उद्देश्य से और कोटा को टूरिज्म का हब बनाने के पर्पज से यहाँ पर 2 दिवसीय कोटा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 21 और 22 फरवरी को। और इन दोनों दिवसों में बहुत ही शानदार प्रोग्राम हम लोग करवाने जा रहे हैं, जिसमें कोटा की हर
वर्ग की जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हर वर्ग को लाभ हो इस प्रकार के इसमें कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका आगाज 21 फरवरी को गणेश वंदना जो कि गोदावरी धाम पर आयोजित होगी उससे किया जाएगा। इसके साथ ही 21 फरवरी को जो शौर्य घाट है, चंबल रिवर फ्रंट का वेस्टर्न घाट पर है, उस पर अनेक कार्यक्रम होंगे, जैसे कि फूड कोर्ट लगाया जाएगा जिसमें मास्टर शेफ प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आयुष कोटा के नाम से आयुर्वेदिक पद्धति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आयुर्वेदिक चिकित्सकों को इसमें बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से 22 तारीख को निरोगी कोटा का कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें कोटा के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, उनकी सेवाएं ली जा रही हैं IMA के मंच के तले। और उसमें जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनके टॉक शो का आयोजन होगा। वो जनता के द्वारा किए गए क्वेरी का भी जवाब देंगे। इसके अलावा कोटा की जो चित्रकार हैं, यहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे या कॉलेज गोइंग चित्रकार हैं, उन चित्रकारों को मंच देने के उद्देश्य से लोक कला के रंग नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको पहचान देने के उद्देश्य से घूमर शो का भी आयोजन है। लोकल टैलेंट हंट का आयोजन किया जा रहा है। कोटा पर आधारित जो फिल्में बनाई गई हैं उनको भी कोटा ऑन स्क्रीन नाम के कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। इसके साथ ही कोटा की जो पहचान है कुश्ती, तो कुश्ती के दंगल का भी इसमें आयोजन होगा। इस प्रकार से अनेकों कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जा रहा है। जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद है उनको बाजार देने के उद्देश्य से दीदी की हाट का एक बाजार है, जिसमें कि उनके द्वारा अपनी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही फोटो एग्जीबिशंस होंगे, फोटो कॉन्टेस्ट होंगे और इस प्रकार से अन्य पेट शो का आयोजन है। जो अन्य स्थल है सेवन वंडर्स पर, अपने KST पर फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रकार कोटा महोत्सव रंगारंग कार्यक्रमों से भरपूर है। तो सभी नागरिकों से अपील है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस 2 दिवस के लिए कोटा में जो रिवर फ्रंट पर एंट्री है वेस्टर्न घाट पर, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। केवल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रजिस्ट्रेशन का इसमें पार्ट है। कोई भी नागरिक इसमें अपना आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा करके अपना एंट्री पास डाउनलोड कर सकता है और उसको दिखा करके रिवर फ्रंट में अपनी एंट्री दे सकता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महोत्सव अपना चंबल रिवर फ्रंट हो रहा है और कई लोग नहीं पहुंच पाते, इसके लिए अपनी LCD जो UIT की, KDA की, नगर निगम की जो LCD लगी है चौराहों पर है, वहाँ पर अगर बिल्कुल उसके लिए भी हम लोग टेक्निकल टीम से कंसल्ट करके प्रयास कर रहे हैं कि यदि हम उस पूरे महोत्सव को, हालांकि लाइव जो टेलीकास्ट है वो तो हम टीवी पे करवाने का प्रयास कर ही रहे हैं, तो घर घर में बैठी जनता भी उसको देख सके। लेकिन फिर भी मेरी सभी लोगों से अपील है कि घर पर तो आप हमेशा देखते ही हैं टीवी स्क्रीन पर, तो एक बार साक्षात आकर के कोटा के वेस्टर्न घाट को, रिवर फ्रंट के वेस्टर्न घाट को देखें। बिल्कुल फ्री एंट्री है। कृष्णा एंडिंग। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।